नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स को लेकर के, और इनकम टैक्स के अंदर लास्ट टाइम हम लोगों ने आपका चैप्टर शुरू कर दिया था जिसका टाइटल था इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इस चैप्टर से जुड़ी हुई टोटल 4 क्लासेस चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। उम्मीद करता हूं चारों क्लासेज आप सभी ने अच्छे से लगा ली होगी, तमाम सेक्शंस को अंडरस्टैंड कर लिया होगा, प्रोविजंस को अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और जितनी भी न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सीखी थी वो आप सभी ने प्रैक्टिस कर ली होगी। आज की क्लास नंबर 5 रहेगी और आज की क्लास के अंदर हम एक नए सेक्शन को समझेंगे, दैट इज अ सेक्शन नंबर 24B, जहां पर आप लोग डिटेल में जाकर के इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग को पढ़ने वाले हैं। ये सेक्शन क्या है, इससे जुड़े हुए प्रोविजंस क्या है, किस तरीके की न्यूमेरिकल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी, और क्यों ये आपका सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। इन तमाम मुद्दों पर मैं आज की क्लास के अंदर आप सभी के साथ चर्चा करूंगा। उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्लास के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे, और अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हमेशा से बोलता हूं, जब भी आप लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, न केवल इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, न केवल मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, कोई भी सब्जेक्ट इस दुनिया का आप लोग उठाते हैं तो सीक्वेंस में पढ़ा कीजिए। जैसे हाउस प्रॉपर्टी को मैंने 4 वीडियोस पहले अपलोड की हैं, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, पहले चारों पार्ट आप समझ लेंगे तो ही आज की क्लास आपको समझ में आएगी, क्योंकि काफी पीछे वाली चीजें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ क्लासेस के दरमियान मैंने इंट्रोडक्शन कराया था जहां पे मैंने बताया था 5 हेड होते हैं, जिनके अंदर से एक हेड आपका हाउस प्रॉपर्टी रहने वाला है। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबिलिटी की कंडीशन क्या है, जहां पर हम लोगों ने सेक्शन 22 को अंडरस्टैंड किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था चार्जेबिलिटी की 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशंस को मैंने डिटेल में आप सभी के साथ चर्चा किया था। इन तमाम मुद्दों पर डिटेल में चर्चा करने के बाद ओनर के मीनिंग को समझा था। सेक्शन 27 मैंने आपको बताया था, जहां पे लीगल ओनर और डीम्ड ओनर के 5 अलग अलग केसेस को हम लोगों ने काफी डिटेल में जाकर के चर्चा कर लिया था। उसके बाद एसेंशियल कंडीशन फॉर चार्जेबिलिटी मैंने आपको पढ़ाया था। सेकंड क्लास के दरमियान सेक्शन 23 हम लोगों ने पढ़ा था, जहां पे हम लोगों ने देखा था एनुअल वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन से कंपोनेंट है, जहां पे आप लोग म्युनिसिपल वैल्यू की बात करते हैं, फेयर रेंट की बात करते हैं, स्टैंडर्ड रेंट की बात करते हैं, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड की बात करते हैं। ये कुछ ऐसे कंपोनेंट है और कुछ 3 बुनियादी स्टेप हैं जिनका इस्तेमाल करके आप लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू को निकालते हैं, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, किस तरीके से न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलती है। इन मुद्दों पर चर्चा करने के बाद हमने तीसरी क्लास के अंदर म्युनिसिपल टैक्स को समझा था। म्युनिसिपल टैक्स की हेल्प से किस तरीके से ग्रॉस एनुअल वैल्यू को नेट एनुअल वैल्यू तक पहुंचाया जाता है, इस मुद्दे पर भी हम लोगों ने काफी डिटेल में चर्चा की थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 24A को अंडरस्टैंड किया था। सेक्शन 24 है जो स्टैंडर्ड डिडक्शन माना जाता है, फ्लैट जो आप लोगों ने नेट एनुअल वैल्यू निकाला है उसके ऊपर 30% होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने अपनी तीसरी क्लास के अंदर काफी डिटेल में जाकर के चर्चा कर ली थी। न्यूमेरिकल्स को भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया था, और लास्ट क्लास के दरमियान माय डियर फ्रेंड्स मैंने आपको पढ़ाया था 4 या 5 अलग अलग ऐसे केसेस जहां पे आप लोगों ने देखा था अगर आपका पूरा का पूरा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो कैसे ट्रीटमेंट होगा, लेट आउट प्रॉपर्टी है, पार्शियली लेट आउट प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू द एरिया, अकॉर्डिंग टू द टाइम, और अगर आपके पास 2 से ज्यादा घर है। इन तमाम केसेस को हम लोगों ने काफी डिटेल में समझा था, किस तरीके से इनसे जुड़े हुए सवालात को हल करना है। इन तमाम मुद्दों पर इत्मीनान से मैं आप सभी के साथ लास्ट क्लास के दरमियान बात कर चुका हूं। आज का क्लास नंबर 5 रहेगा, और आज की क्लास के अंदर क्या पढ़ाने वाला हूं, सेक्शन 24B हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आज की क्लास का एजेंडा क्या है माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास का एजेंडा है आपको पढ़ना है सेक्शन 24B। इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था, सेक्शन 24A पढ़ा था, जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से आप सभी ने जाना था। माने वो क्या था, उसका मीनिंग था स्टैंडर्ड डिडक्शन। लेकिन याद रखिएगा सेक्शन 24B कब आता है, सेक्शन 24B उस पर्टिकुलर केस में आता है जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल, जब कोई भी एसएससी पर्टिकुलरली बैंक से लोन लेकर के या तो अपने मकान की कंस्ट्रक्शन करता है, या वो अपने मकान को तैयार करके खुद रहता है, या उसको रेंट पे चढ़ा देता है। माने जब आप लोग कोई भी लोन लेते हैं, कोई भी बोरोविंग करते हैं, कोई भी उधार लेते हैं, उस टाइम पे उससे जुड़े हुए इंटरेस्ट के अंदर जो आपको डिडक्शन देखने को मिलता है वो डिडक्शन क्या कहलाता है, 24B कहलाता है। और 24A आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है, हम लोग ये बात कर चुके हैं। माने अगर आप लोग एक लाइन में डिफाइन करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कह सकते हैं, जो आपका सेक्शन 24B है वो किस चीज को बताता है, वो तो सेक्शन 24B आपके इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है।
ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग आप लोग कह सकते हैं, माने जो आप लोगों ने उधार लिया है किसी भी बैंक से, जस्ट लाइक आप लोग होम लोन की बात करते हैं, तो जो आप लोगों ने लोन लिया है उसके इंटरेस्ट के अंदर आपको क्या डिडक्शन देखने को मिलेगा, ये कहां पे लिखा हुआ है, सेक्शन 24B के अंदर लिखा हुआ है। जब आप एक बार नेट एनुअल वैल्यू निकाल लेते हैं उसके ऊपर जब आप लोग एक बार 24A का डिडक्शन अप्लाई कर देते हैं, फिर आपको मौका मिलता है, अगर आपका इंटरेस्ट लागू है आपके पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, कंडीशन के अंदर, तो वहां पर आप लोग 24B का डिडक्शन भी माय डियर फ्रेंड्स आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी व्यक्ति जिसने कोई भी बोरोविंग किया है, उधार लिया है, लोन लिया है, उस केस में आपको यहां पे आपको थोड़ा डिटेल में जाकर के चीजों को समझना है। अब जो मैं बात आपको बताऊंगा वो काफी अहम, इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहने वाली है। माने अगर आप लोग सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जब भी माय डियर फ्रेंड्स मैं आपके सेक्शन 24B की बात करूंगा तो हम लोग बोरोविंग की बात करेंगे, और बोरोविंग वाले केस के अंदर मैंने क्या समझाया आपको, अभी समझाया। यहाँ पे दो सिचुएशन माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास बन जाती हैं। दो सिचुएशन माने जो आप लोगों ने बोरोविंग किया है और बोरोविंग करके जो आप लोगों ने उधार लोन लिया है, या जो भी पैसा आप लोगों ने उठाया है, पैसा उठा करके आपने जो मकान बनाया है वो मकान या तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड मिलेगा, माने आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उस मकान को खुद यूज कर रहे हैं। पहला सिचुएशन सेल्फ ऑक्यूपाइड का बनेगा। दूसरा क्या है, आपने मकान बनाया और उसको क्या कर दिया, लेट आउट कर दिया। लेट आउट का मतलब आपने क्या किया है, आपने उसको किराए पे चढ़ा दिया है। तो दो सिचुएशन माय डियर फ्रेंड्स बनती है, दो आपको कंडीशंस गिवन मिलेंगी क्वेश्चन के अंदर। दो तरीके के सवालात अक्सर पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। पहला, जब आप लोगों ने कोई भी सेक्शन 24B का डिडक्शन अप्लाई करते हैं, माने कोई भी आपने बोरोविंग किया है, वो जो बोरोविंग है वो कहां पे चला गया है, वो सेल्फ ऑक्यूपिकेशन के लिए चला गया। जो मकान आपका बना वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया है, या तो दूसरा क्या हो गया है, लेट आउट हो गया है। माय डियर फ्रेंड्स एक बात आप लोग जरूर गौर फरमाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात ये रहने वाली है। जब भी आप लोग कोई भी लोन लेते हैं और लोन लेकर के आप लोगों ने मकान बनाया और मकान बना करके आपने उसको किराए पे चढ़ा दिया, और इस किराए से अगर आप लोग EMI पे करते हैं, याद रखिएगा किसकी बात हो रही है, EMI की बात हो रही है, क्योंकि कोई भी लोन किसकी टर्म में आपका रीपे होता है, EMI की पे में होता है। EMI का मतलब इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट जिसको कहते हैं। यहाँ पे दो कंपोनेंट आप लोग पढ़ते हैं। पहला कंपोनेंट क्या होता है, उस पर्टिकुलर आपका जो केस है उसका इंटरेस्ट, और यहाँ पे दूसरा क्या होता है, यहाँ पे आपका एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, एक आपका इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन जुड़ा हुआ है सेक्शन 24B, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये इस इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको इस इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ आपको एक तरीके से डिडक्शन देखने को मिलता है। तो जब भी आप प्रॉपर्टी लेट आउट करते हैं किसी भी बोरोविंग के केस में, तो आपको याद रखना है यहाँ पे पूरा का पूरा इंटरेस्ट, माने आप लोग यहाँ पे क्या कह दोगे, आप लोग फुल डिडक्शन की बात करोगे, माने जितना भी आप लोग फुल इंटरेस्ट डिडक्शन में, सिंपल क्या लिख देता हूं, आप लोगों ने जो भी फुल इंटरेस्ट डिडक्शन है, ठीक है, फुल इंटरेस्ट डिडक्शन आपको अलाउड रहेगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, फुल इंटरेस्ट डिडक्शन अलाउड। अगर आप लोग यहाँ पे जरूर गौर फरमाइएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगर आपने मकान किराए पे चढ़ा दिया है, आपने जो उधारी लिया था, जो भी लोन लिया था, उस पर्टिकुलर केस में आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट माफ हो जाएगा अगर आप लोग क्या करते हैं, मकान को किराए पे चढ़ा देते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पे आपका ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चाहे आप लोग न्यू रेजिम को फॉलो कीजिए, चाहे आप लोग ओल्ड रेजिम को फॉलो कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग न्यू रेजिम की बात करते हैं, आप ओल्ड रेजिम की बात करते हैं, दोनों केसेस में अगर आपका मकान लेट आउट सिचुएशन में है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान देंगे, अगर आप लोगों का मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है, माने किस सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले सिचुएशन की बात कर रहा हूं, तो यहां पे माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास दो हालात बनते हैं। अगर आपने मकान परचेज किया, जैसे होम लोन की बात हो रही है ना, किस लोन की बात हो रही है, यहाँ पे होम लोन आपको मिल गया, आपने मकान ले लिया है। ठीक है, आप लोग क्या कह रहे हैं, आप लोग होम लोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो मकान आपने परचेज किया है माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जो मकान आपने खरीदा है, ये मकान कब खरीदा है, यहाँ पे दो पैरामीटर सेट किए गए हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले मकान के अंदर। एक तो अगर आपने मकान परचेज किया है बिफोर 1/4/1999, 1999 के पहले का है आपका मकान, या दूसरा सिचुएशन क्या बनता है, आफ्टर, इसी टाइम पीरियड के आफ्टर, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे 1/4/1999। तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है, अगर आपने कोई भी लोन लिया, कोई भी बोरोविंग लिया और वहां पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो अगर आपने मकान 1999 से पहले खरीदा है ना,
तो आपका एक सिचुएशन बनेगा। अगर आपका मकान 1999 के बाद का है तो दूसरा सिचुएशन बनेगा। याद रखिएगा, अगर आपने मकान बिफोर 1999 खरीदा है तो यहां पे जो आपको मैक्सिमम डिडक्शन देखने को मिलता है ना माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे मैक्सिमम डिडक्शन आपको केवल और केवल 30,000 रुपए तक का देखने को मिलता है। इससे ज्यादा आपको डिडक्शन यहां पे नहीं मिल सकता है। ये बात आपको थोड़ा ख्याल में रखना है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान देंगे, गौर फरमाएंगे, तो आप लोग पाएंगे अगर आपने मकान आफ्टर द 1/4/1999 खरीदा है तो यहां पर दो चीजें हैं। आपने जो पैसा उठाया वो आपका एक तो रिपेयर के लिए उठा सकते हैं, आप लोगों ने माने मकान का क्या करवा दिया, रिपेयर करवा दिया, और आप लोगों ने एक नया मकान बनवाया है, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे, अगर आपने नया मकान बनवाया है तो यहां पे अगर मैं कहूं आपको मैक्सिमम डिडक्शन, तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको अभी के हिसाब से असेसमेंट ईयर 2025-26 के हिसाब से 2 लाख रुपए तक का आपको लिमिट दिया गया है। रिपेयर के केस में आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन देखने को मिलेगा वो आपका वही 30,000 देखने को मिलेगा जो आपको इस पर्टिकुलर केस में देखने को मिला था। क्लियर? तो बहुत बेसिक बातें माय डियर फ्रेंड्स मैंने आज की क्लास में बताई है, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है कि क्या बताया। जब भी आप लोग पर्टिकुलरली किसी भी बोरोविंग की बात करते हैं, किसी भी लोन की बात करते हैं, किसी भी उधारी की बात करते हैं, तो उस केस में जो आपका सेक्शन काम करेगा 24A के बाद 24B आएगा। सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग से जुड़ा हुआ है, जहां पे हम देखेंगे आपका जो मकान परचेज हुआ है वो आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है या लेट आउट किया है। लेट आउट किया है तो चाहे आप लोग ओल्ड रेजिम की बात कीजिए, चाहे आप लोग न्यू रेजिम की बात कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जितना इंटरेस्ट आप लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जितना ब्याज आपका जा रहा है, वो पूरा का पूरा ब्याज क्या हो सकता है, आपका डिडक्शन के अंदर आ जाएगा। कौन सा और क्या, कौन सा डिडक्शन आप लोग लगाएंगे, मैंने बता दिया सेक्शन 24B आप लोग लगाएंगे, ठीक है। मान लीजिए 5 लाख है, 6 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है, कितना भी इंटरेस्ट है, वट एवर द सिचुएशन, आप लोगों का पूरा डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपके पास दो हालात बनते हैं, दो सिचुएशन बनते हैं। एक आपने मकान परचेज किया है 1999 से पहले, एक आपने मकान परचेज किया है 1999 के बाद। अगर 1999 के बाद बात किया है, कंस्ट्रक्शन पर्पज से आपका लोन था, तो आपका इंटरेस्ट के अंदर मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख देखने को मिलेगा। रिपेयर के अंदर आपको 30,000 रुपए तक का मैक्सिमम डिडक्शन देखने को मिलेगा। अगर आपका मकान 1999 से पहले का है तो उस केस में आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना देखने को मिलेगा, 30,000 देखने को मिलेगा। तो कुछ ये बेसिक बातें हैं, आपको 24B के अंदर केवल और केवल इतनी ही बातें याद रखनी है, ठीक है। अगर आप लोग बड़ गौर फरमाएंगे, ठीक है, अगर ध्यान देंगे, केवल इन बातों के ऊपर ही आपको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होगा। जब आप सवाल बनाएंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको जरूर गौर फरमाना है। जैसे यहां पे मैंने बताया, अगर आपका मकान लेट आउट हुआ है, लेट आउट का मतलब किराए पे गया है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में चाहे आप लोग ओल्ड रेजिम को ऑप्ट कीजिए, चाहे आप लोग न्यू रेजिम को ऑप्ट कीजिए, सभी सिचुएशन में आपको फुल डिडक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग यहां पे ध्यान देंगे, अगर आपका मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो यहां पे मैं एक आपको काफी इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं ताकि आपको बाद में जाकर के दिक्कत ना हो। आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट क्या करना है कि जब भी आप लोग न्यू रेजिम की बात करते हैं, याद रखिएगा, जैसे अगर आप लोग बात करते हैं न्यू रेजिम की, अगर मैंने कौन सा रेजिम ऑप्ट किया है, न्यू रेजिम ऑप्ट किया है, तो न्यू रेजिम के अंदर आपका मकान अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उस केस में आपको डिडक्शन अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आपका ओल्ड रेजिम वाला मेथड है, अगर आपने ओल्ड रेजिम वाला मेथड ऑप्ट किया है, तो चाहे आप लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, चाहे आप लोग लेट आउट हो, उस केस में आपको डिडक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये छोटी सी बात आपको ध्यान देनी है। माने अगर आप लोग इसको थोड़ा सा समझना चाहे तो मैं आपको एक नई स्लाइड बना करके दिखा देता हूं। माने अगर आप लोग टैक्स स्लैब की बात करते हैं, टैक्स रेजिम की बात करते हैं, माने अगर आप लोग कहेंगे कि सर टैक्स रेजिम कितने तरीके के हैं, 2 तरीके के टैक्स रेजिम माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास हैं। पहला टैक्स रेजिम क्या है, पहला टैक्स रेजिम आपका ओल्ड रेजिम है। याद रखिएगा कौन से की बात हो रही है, ओल्ड रेजिम की बात हो रही है, ठीक है ना। और अगर आप लोग बात करते हैं किसकी, न्यू रेजिम की, तो यहां पे आप लोग क्या कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपका न्यू रेजिम लिख देंगे। तो 2 तरीके के रेजिम हो गए, एक आपका ओल्ड रेजिम हो गया है, एक आपका न्यू रेजिम हो गया है। अगर आपने ओल्ड रेजिम ऑप्ट किया है तो चाहे आप लोग कुछ भी करते हो, माने आपका मकान चाहे आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, याद रखिएगा आपका मकान क्या हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, चाहे आपका मकान माय डियर फ्रेंड्स लेट आउट हो, दोनों सिचुएशन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, दोनों सिचुएशन के अंदर ओल्ड रेजिम के अंदर आपको डिडक्शन अलाउड है। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे आपको जो डिडक्शन दिया गया है 24B का, वो क्या है, आपका अलाउड है। क्लियर? ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर? छोटी सी बात मैंने आपको बताई है, लेकिन अगर आप लोग यहां पे ध्यान देंगे न्यू रेजिम के अंदर, तो यहां पे
कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर आपका मकान कैसा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अगर आपका मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो पहला सिचुएशन बनेगा। दूसरा सिचुएशन क्या बनेगा, लेट आउट सिचुएशन बनेगा। तो लेट आउट सिचुएशन के अंदर तो अलाउड रहेगा ही रहेगा, आप चाहे ओल्ड रेजिम की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग न्यू रेजिम की बात कर लीजिए। 24B की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात करते हैं तो यहां पे आपको डिडक्शन अलाउड नहीं है, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। डिडक्शन क्या है, नॉट अलाउड है। क्लियर? तो यहां पे आप लोग क्या कह देंगे, नॉट अलाउड, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको बाद में जाके कंफ्यूजन ना हो। तो आप लोग क्या कहेंगे, डिडक्शन इज नॉट अलाउड। कौन से डिडक्शन की बात हो रही है, 24B के डिडक्शन की बात हो रही है, जो इंटरेस्ट से, ब्याज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों स्लाइड है, काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगर आप लोग फोकस करके इस चीज को समझेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं, आप लोग कहेंगे कि सर इसमें जो कंफ्यूजन हुआ था क्लासरूम के दरमियान भी, वो आपने क्लियर कर दिया है। दोनों बातें आप लोग जरूर गौर फरमाइएगा। केवल 2 स्लाइड मैंने आज आपकी क्लास में समझाई है। पहला सेक्शन 24B आपको समझ में आ गया। अब इससे जुड़ी हुई जब आप लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आपको ज्यादा बेटर वे में चीजें क्लियर होंगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको चीजें बेटर वे में समझ में आ सके। लेट अस से किसी भी मकान की बात हो रही है, आपको बताना है कि किस मकान के अंदर क्या सिचुएशन में लेके चल रहा हूं। मैंने ले लिया है आपका म्युनिसिपल वैल्यू, लेट अस से मैंने कितना मान लिया है, 5 लाख मान लिया है। अगर आप लोग फेयर रेंट की वैल्यू मानते हैं, मैंने कितना मान लिया है, 4 लाख मान लिया है। अगर आप लोग स्टैंडर्ड रेंट की बात करते हैं, मैंने आपका 3 लाख मान लिया है। समझ में है? सवाल बिल्कुल आसान है। और इसके अलावा अगर आप लोग बात करते हैं एक्चुअल जो रेंट रिसीव आपको होता है, ARR या RRR जो आप लोग कहते हैं, मैंने मान लिया कितना रिसीव हुआ है, आपको 6 लाख रुपए रिसीव हुआ है। इसके अलावा आप लोग ये मान लीजिए म्युनिसिपल टैक्स है, वो आप लोगों ने लेटर से 50,000 रुपए पे किया है। और ये 50,000 रुपए याद रखेगा, हाफ ओनर ने पे किया है। किसने पे किया है, हाफ ओनर ने पे किया है, आधा आपका किराएदार ने पे किया है। ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। प्लस में आपने जो इंटरेस्ट यहां पे किया है वो 2.5 लाख रुपए पे किया है। माने अगर आप लोग कहेंगे इस पर्टिकुलर केस में आपने जो इंटरेस्ट पेड किया, एक नया लाइन आ गया ना, यहां पे ऐड क्या हो गया, इंटरेस्ट वाला। तो आप लोगों ने कितना पे किया है, आप लोगों ने 2.5 लाख रुपया इंटरेस्ट पे किया है। आपको कैलकुलेट करना है। सवाल बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। आपको कैलकुलेट करना है क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विद, किसके साथ आपको कैलकुलेट करना है, आपको न्यू रेजिम के साथ एंड ओल्ड रेजिम के साथ, दोनों के साथ आपको क्या करना है, क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। सवाल के अंदर आपको इनकम को कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है, यहां पे इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ प्रोविजन दिया हुआ 24B लगेगा, लेकिन आपको ध्यान क्या देना, आपको ध्यान देना है ये पर्टिकुलर सिचुएशन कौन सी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली है कि लेट आउट वाली है। तो मेरे को पता चल गया सिचुएशन कौन सी है, लेट आउट वाली है। क्यों है लेट आउट वाली, क्योंकि मेरे को पता चल गया यहां पे मेरे को रेंट रिसीव हो रहा है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ना, रेंट रिसीव। अगर आपको रेंट मिला तो आप क्या कहेंगे, ये लेट आउट वाली सिचुएशन है। लेट आउट वाली सिचुएशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, चाहे हम लोग न्यू रेजिम की बात करें, चाहे हम लोग ओल्ड रेजिम की बात करें, हमारा कंप्लीट इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट इंटरेस्ट, फुल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 24B। ये हमने पढ़ा था। क्लियर? तो यहीं से आपका सवाल बन गया है। अब आपको क्या करना है, जस्ट फॉर्मेट तैयार करना है, जो फॉर्मेट हम लोग पहले पढ़ के आए हैं। दोनों रेजिम की हम लोग बात करेंगे, ओल्ड रेजिम की हम लोग बात करेंगे, न्यू रेजिम की हम लोग बात करेंगे। कुछ ऐसी बातें माय डियर फ्रेंड जो काफी बच्चों को समझ में नहीं आएंगी। कौन बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आएंगी, जिन्होंने पिछली कुछ क्लासेस को अटेंड नहीं किया है। पीछे की अगर आपने फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट बना लिए है ना, तो मैं गारंटी देता हूं आपको बहुत आसान लग रहा होगा। केवल ये प्रोविजन ही याद करनी है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहां पे मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहां पे मान लीजिए आपका ओल्ड रेजिम लिख दिया है। यहां पे आप लोग किसकी बात कर रहे हैं, न्यू रेजिम की बात कर रहे हैं। जो भी मेथड आप लोग ऑप्ट करते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपका जो आपका म्युनिसिपल वैल्यू है वो लिखते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू कितना है आपका, 5 लाख है। तो ओल्ड रेजिम हो चाहे न्यू रेजिम हो, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी। इसके बाद आप लोग फेयर रेंट की बात करते हैं। फेयर रेंट आपका ओल्ड रेजिम हो चाहे न्यू रेजिम हो, कितना आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा। इन दोनों के अंदर आप लोग कंपेयर करते हैं। और मैंने क्या बताया था, यहां पे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग हायर वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग हायर वैल्यू को चूज कर लेते हैं। यहाँ पे 5 लाख हायर वैल्यू है, यहाँ पे भी कितना है आपका 5 लाख हायर वैल्यू है। अब इसके साथ आप लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करते हैं जो 3 लाख गिवन है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, 3 लाख गिवन
करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको एक्सपेक्टेड रेंट मिलता है। आप सभी को पता होगा, जिसको ईआर से रिप्रेजेंट करते हैं, लोअर वैल्यू हम लोग चूज करते हैं। यहां पे 3 लाख आप लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब इस एक्सपेक्टेड रेंट को माय डियर फ्रेंड्स हम लोग किसके साथ कंपेयर करते हैं, ARRR के साथ कंपेयर करते हैं, जो एक्चुअली रेंट आपको रिसीव हुआ है कितना है, आपका 6 लाख है। यहां पे भी कितना आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, यहां पे हम लोग हायर वैल्यू को चूज करते हैं। उस हायर वैल्यू को यहां पे क्या नाम दिया था, हम लोगों ने दिया था उसको ग्रोस एनुअल वैल्यू, अगर आपको याद हो तो क्या आ जाएगा, ये आपका ग्रोस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। हायर वैल्यू हम लोग चूज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 लाख और 6 लाख। यहां तक उम्मीद करता हूं बातें आपको क्लियर रही होंगी। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करेंगे। 50,000 म्युनिसिपल टैक्स गया है, जिसके अंदर से केवल 50%, हाफ किसने पे किया है, ओनर ने पे किया। माने ओनर ने कितना पे किया है, केवल 25,000 पे किया है। तो आप लोग यहां पे 25,000 इसके अंदर से डिडक्ट कर देंगे। 25,000 हम लोग इसके अंदर से माइनस कर देंगे, चाहे आपका ओल्ड रेजिम हो चाहे आपका न्यू रेजिम हो। अभी तक तो चीजें आपकी सिमिलर चल रही हैं, उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप लोग ये माइनस करते हैं तो आपको यहां पे क्या मिलता है, आपको मिलता है नेट एनुअल वैल्यू। क्लियर। तो आप लोग क्या कहेंगे, हमें मिल गया है सर आपका नेट एनुअल वैल्यू, जो कितना आया है, यहां पे आया है आपका 5,75,000। ऑब्वियस सी बात, माइनस किया है, यहां पे भी कितना आ जाएगा, 5,75,000 आ जाएगा। क्लियर, सिंपल सी बात आपको समझ में आई होगी। यहां पे अब आप लोग क्या करते हैं, अब यहां पे हम लोग लेस करते थे स्टैंडर्ड डिडक्शन को, हम लोग 24A लगाते थे। 24A का मतलब आपका 30% माइनस होता था। जैसे एक बार मैं माइनस कर लेता हूं, आप लोग भी फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपका 5,75,000 है जो आपने लिया है, इसका कितना निकालना है, आपको 30% निकालना है। 1,72,500 कितना आएगा, 1,72,500। ये वाला वैल्यू यहां से माइनस होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहां पे भी कितना आएगा, 1,72,500 आ जाएगा। क्लियर। अब यहां पे लॉजिक वाली बात क्या है, लॉजिक वाली बात ये है, यहां पे अब आपको लेस करना है 24B, क्योंकि इंटरेस्ट की भी बात हो रही है, ठीक है। 24B अगर आप लोग माइनस करते हैं और आपकी कौन सी सिचुएशन है, लेट आउट वाली सिचुएशन है, तो दोनों के अंदर बोथ सिचुएशन में आपको क्या लगेगा, आपका डिडक्शन मिलेगा। जितना भी आपका इंटरेस्ट कितना पे किया है, आप लोगों ने 2.5 लाख रुपया पे किया है, तो कंप्लीट इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। माने इसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो अगर आप लोग 24B लगाते हैं तो आपका 2.5 लाख यहां से माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका 2.5 लाख यहां से माइनस हो जाएगा और 2.5 लाख ही यहां से क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। चाहे आप लोग ओल्ड रेजिम की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग न्यू रेजिम की बात कर लीजिए, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है, और लेट आउट प्रॉपर्टी के अंदर आप ओल्ड रेजिम की बात करें चाहे न्यू रेजिम की बात करें, भाइयों और बहनों, आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि आपको डिडक्शन मिलेगा। तो फाइनली अगर आप लोग इनको कंक्लूड कर दें तो आपको क्या मिलेगा, आपको टैक्सेबल इनकम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आपको टैक्सेबल इनकम मिल जाएगा। कहां से मिलेगा, हाउस प्रॉपर्टी से मिलेगा। क्लियर। अब ध्यान से दीजिएगा, अगर आप लोग 1,72,500 के अंदर मैं 2.5 लाख ऐड करता हूं, आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे 2.5 लाख ऐड करता हूं तो 4,22,500 बनता है, जो आपका ऊपर वाली वैल्यू के अंदर से माइनस कर देना। माने 5,75,000 के अंदर से मेरे को क्या कर देना है, 5,75,000 के अंदर से मेरे को माइनस कर देना है, 1,52,500 बनेगा। तो टोटल अमाउंट कितना आया, 1,52,500 बना। ठीक है, सेम अमाउंट आपको यहां पे देखने को मिलेगा, 1,52,500। यहां पे बुनियादी तौर पे आपको कोई फर्क नहीं दिखा होगा। क्यों नहीं दिखा होगा, क्योंकि यहां पे दोनों के अंदर लेट आउट प्रॉपर्टी वाला सिचुएशन है ना, तो दोनों के अंदर आपको क्या मिला, कंप्लीट डिडक्शन देखने को मिला है। क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है, आज का जो फंडा था, आज का जो मेथड था, वो क्लियर रहा होगा। जो पीछे कुछ स्लाइड में मैंने इन दोनों स्लाइड में आप सभी के साथ बात किया है ना, ये बातें कहीं ना कहीं किसी हद तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसी चीज के अंदर अगर इसी सवाल को अगर मैं थोड़ा कन्वर्ट करना चाहूं और अगर हम इसको थोड़ा सा मैन्युपुलेट करके यहां पे कह देते हैं, एक सवाल और लेते हैं, नया सवाल लेते हैं, ताकि आपको बेटर वे में समझ में। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी सिचुएशन बचे जिसको आप लोग टैकल ना कर पाए। एक सवाल हम लोग ले लेते हैं, नया सवाल ले लेते हैं। लेट अस से म्युनिसिपल वैल्यू आपको 5 लाख गिवन है, आपको जो फेयर रेंट दिया हुआ है, फेयर रेंट मैं मान लेता हूं 6 लाख, या 6 लाख ज्यादा हो जाएगा, मैं मान लेता हूं आपका 4 लाख गिवन है। ठीक है, आपको फेयर रेंट कितना दिया हुआ है, 4 लाख गिवन है। अगर आप लोग आगे देखेंगे तो म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है आपको, मान लीजिए 50,000 आपने पे किया है। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स कितना पे किया है, 50,000 पे किया है। अगर आप लोग इंटरेस्ट की बात करते हैं, लेट अस से आपने 90,000 ले लिया है, तो अगर मैं इंटरेस्ट पेड की बात करता हूं तो इंटरेस्ट पेड आपने कितना किया है, 90,000 किया है। ठीक है, अगर आप लोग यहां पे ध्यान से देखेंगे, इंटरेस्ट आपने कितना पे किया, 90,000 किया है। आपको कैलकुलेट करना है इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, किसकी हेल्प से,
आपको ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम की हेल्प से आपको कैलकुलेट करना है। माने आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है द इनकम, क्या कहेंगे आप लोग, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप लोग कहां से करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी से, यूजिंग, किसका यूज कर रहे हैं आप लोग, ओल्ड रेजिम का यूज कर रहे हैं एंड न्यू रेजिम, दोनों का साथ साथ आपको करके दिखाना है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल तो माय डियर फ्रेंड्स आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ना ही रेंट रिसीव हो रहा है। अगर रेंट रिसीव नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉपर्टी कैसी होगी, आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी। लेकिन सवाल के अंदर गिवन भी होता है और कई बार नहीं भी गिवन होता है, तो आपको याद रखना है सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में अगर आप लोग ओल्ड रेजिम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ओल्ड रेजिम की बात करते हैं, तो ओल्ड रेजिम के केस में हमने क्या पढ़ा था, आपका पूरा का पूरा फुल इंटरेस्ट डिडक्ट हो जाएगा। माने फुल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आपका डिडक्ट हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, हमने पढ़ा था अभी अभी 24B के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आप लोग न्यू रेजिम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, न्यू रेजिम की बात करते हैं, न्यू रेजिम के अंदर आपको डिडक्शन डू नॉट अलाउड, माने आपका क्या है, डिडक्शन अलाउड नहीं है। ये बात हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। तो यहां पे आंसर अब डिफरेंट आएगा, पीछे आपका आंसर डिफरेंट था ना। अब यहां पे आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली सिचुएशन की बात करते हैं, पीछे अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो जितनी भी आपको म्युनिसिपल वैल्यूज दी गई है, फेयर रेंट दिया गया है, इन सब वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में अगर आप लोग इनकम कैलकुलेट करते हैं तो डायरेक्ट क्या करते हैं, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू बच्चा कितना लेके चलते हैं, हम लोग 0 लेके चलते हैं, क्योंकि मकान हमारा रेंटेड नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ये बात आप सभी को पता है। अब यहां पे कैसे करना है, सवाल मुद्दा ये है, इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो वही आपका फॉर्मेट आ जाएगा, सिंपल सा फॉर्मेट है, ओल्ड रेजिम का फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा, न्यू रेजिम का फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा। कैलकुलेशन प्रोस्पेक्टिव से ये थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मकान है वो कैसा है, आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है। और सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब सीधी सीधी बात है, रेंट तो है ही नहीं। और अगर आपका रेंट नहीं है तो आप लोग पहले लिख लीजिए, आप लोग क्या कहेंगे, ओल्ड रेजिम है, यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे, आपका न्यू रेजिम है। मैं थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूं, आप लोग राइटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं नेट एनुअल वैल्यू को। किसको लेके चलते हैं, नेट एनुअल वैल्यू को, जो कितनी आनी है, आपकी नील आनी है। यहां पे भी कितनी आनी है, ओल्ड रेजिम हो चाहे आपका न्यू रेजिम हो, वैल्यू कितनी आएगी, नील आएगी। नेट एनुअल वैल्यू के अंदर से अगर आप लोग माइनस करते हैं, क्या करते हैं, माइनस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन को। क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस करते हैं, जो किसके अकॉर्डिंग आएगा, 24A के अकॉर्डिंग आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वो भी कितना हो जाएगा, न्यू हो चाहे आपका ओल्ड हो, कितना हो जाएगा, आपका नील हो जाएगा। लेकिन अगर आपको माइनस करना है, यहां पे आपको क्या माइनस करना है, आपको 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग लगाना है। तो ओल्ड केस में हम लोग लगाएंगे पूरा का पूरा डिडक्शन लगेगा। कितना हम लोगों ने इंटरेस्ट पे किया है, 90,000, तो 90,000 आपका माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आपका 90,000 यहां पे माइनस होगा। याद रखिएगा 90,000 कितना होगा, माइनस होगा। न्यू के अंदर आप लोग क्या लिखेंगे, नील लिखेंगे। और यहां पे आप लोग क्या निकाल सकते हैं, टोटल टैक्सेबल इनकम। तो मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं, आपको क्या मिला है, आपको मिला है टोटल टैक्सेबल इनकम। आप लोग क्या कहेंगे, टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम आप लोग कहां से लिखेंगे, हाउस प्रॉपर्टी से। तो यहां पे आंसर आ गया आपका -90,000। याद रखिएगा ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग -90,000, और यहां पे कितना है, आपका नील है। नील का मतलब कितना है, 0 है। तो इस तरीके से देखिए, यहां पे सवाल अगर बदला, चीजें भी बदली। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होता है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं होता है। अब इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा और आगे चेंज करना चाहूं, एक लाइन और लिख देता हूं। एक लाइन क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए ये जो आपका मकान परचेज हुआ है, माने आपने परचेज किया है मकान, क्या किया है, आपने परचेज किया है हाउस। ठीक है, कब हाउस आपने परचेज किया है, ऑन मैं मान लेता हूं 1/4/1980 को। किसकी बात कर रहे हैं, 1/4/1980। माने ये वाला जो डेट है ये 1999 से पहले की बात है। बिफोर 1999 मैक्सिमम डिडक्शन कितना देखने को मिलेगा, आपको मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 देखने को मिलेगा। याद है ना, यहां पे हमने क्या किया था, अगर आप लोग 1999 से पहले जाते हैं तो आपका मैक्सिमम डिडक्शन कितना है, 30,000 है। तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना देखने को मिलेगा, 30,000 देखने को मिलेगा। माने अगर ये वाला पार्ट सेकंड है, ये अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं तो कैसे करूंगा, मैं जस्ट इसका डुप्लीकेट कर लेता हूं। यहां पे थोड़ी सी चीजें बदलेंगी, बाकी सारा मुद्दा क्या रहेगा, आपका सेम ही रहेगा। जैसे अगर आप लोग इसको सोल्व करना चाहते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा मैं, ताकि चीजें आपको बेटर वे में प्रेजेंट हो सके। ठीक है, कुछ कटे वटे ना।
ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो मैं बात आपको समझा रहा हूं, स्टैंडर्ड डिडक्शन पर फोकस कीजिएगा। ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, यहां से इसको हटा देता हूं, यहां से मैं इसको भी हटा देता हूं। इस स्टैंडर्ड डिडक्शन पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप न्यू रेजिम की बात करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर, न्यू रेजिम के अंदर तो होगा ही नहीं। ओल्ड रेजिम के अंदर मैक्सिमम कितना अलाउड है? मैक्सिमम 30,000 अलाउड है। कितना है? 30,000 अलाउड है। मैक्सिमम माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस का बैलेंस आ जाएगा, आपकी कितनी आ जाएगी? 30,000 आ जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए आंसर बदला ना, आपने क्या किया? केवल एक स्टेटमेंट चेंज किया। यहाँ पे आपने हाउस परचेज कर दिया 1/4/1980 को। तो नियम बदलते हैं, रूल बदलते हैं, प्रोविजन के हिसाब से स्टेटमेंट बदलती है और चीजों के अंदर अक्सर तब्दीली आ जाती है। हालांकि हो सकता है काफी बच्चों को लग रहा हो कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ी चीजें समझ में नहीं आ रही है। लेक्चर को रिवाइंड करके देखिएगा, 2 या 3 बार देखेंगे। मेरे हिसाब से जो आपका एचपी है, हाउस प्रॉपर्टी है, सबका डिफिकल्ट लेक्चर आज का यही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम के अंदर। लेकिन मेरी कोशिश यही चल रही है कि कोई भी सवाल ऐसा ना बचे जो आपके दिमाग में, आपके जहन से बाहर हो, कोई भी प्रोविजन ऐसा ना बचे जो आपको समझ में ना आए। क्लियर? तो आज की क्लास में मैंने काफी चीजों के बारे में आप सभी के साथ चर्चा की है। दोनों स्लाइड को घोट के पीना है आपको। ये स्लाइड आपने याद कर ली, ये स्लाइड आपने याद कर ली, मैं गारंटी ले सकता हूं कोई भी सवाल आप लोग यहां पे बहुत इजीली बना सकते हैं। ठीक है? कुछ और एक आध सवाल ले लें ताकि आपको चीजें काफी बेटर वे में समझ में आए। ठीक है? ताकि आपको चीजों के अंदर बेटर क्लैरिटी हो सके। इसी सवाल के अंदर मैं एक तब्दीली कर देता हूं। तब्दीली क्या कर रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा। सवाल क्या है? सवाल है आपको म्युनिसिपल वैल्यू गिवन है। लेट अस से म्युनिसिपल वैल्यू मेरे को 10 लाख गिवन है। अगर मैं फेयर रेंट की बात करता हूं तो फेयर रेंट मैंने मान लिया 8,000 है, और अगर आप स्टैंडर्ड रेंट की बात करते हैं, मैं मान लेता हूं यहां पे आपका 9 लाख है। ठीक है? आपका कितना है? आपका 9 लाख है। म्युनिसिपल टैक्स की मैं बात कर लेता हूं। म्युनिसिपल टैक्स आपको कितना गिवन है? 10% गिवन है। ठीक है? जो ओनर ही पे कर रहा है। ठीक है? एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पे आपने इंटरेस्ट पे किया है। आपने क्या किया है? आपने इंटरेस्ट पेड किया है। ठीक है? इंटरेस्ट पेड मैं मान लेता हूं। अब लिमिट थोड़ी सी बढ़ा देता हूं, 2,50,000। ठीक है? 2,80,000 लिख दिया, 2,80,000 आप लोग ले लीजिएगा। आपको कैलकुलेट करना है, आपको क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है इनकम। कहां से कैलकुलेट करना है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है? आपको क्या करना है? हाउस प्रॉपर्टी से इनकम को कैलकुलेट करना है। किसका यूज करके? आपको दोनों रेजिम यूज करने हैं, यूजिंग ओल्ड रेजिम एंड द न्यू रेजिम। ठीक है? दोनों रेजिम का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है? यहाँ पे आंसर को निकालना है। अब मेरे को आप लोग ये बताइए, सबसे पहला आप लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे हमारे जो सवाल के अंदर सिचुएशन दी गई है, उस सिचुएशन के अंदर क्या बात है। ये आपका रेंटेड आउट वाला, लेट आउट वाला है, या फिर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला है? क्योंकि यहाँ पे रेंट तो गिवन ही नहीं है, तो हम लोग मान के चलते हैं कौन सी सिचुएशन आ जाएगी? सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली आ जाएगी। और सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर मैंने बताया था 2 बातों का ख्याल रखना है। ओल्ड रेजिम की बात कर रहा हूं और न्यू रेजिम की बात कर रहा हूं। ठीक है? न्यू रेजिम के अंदर तो आपको डिडक्शन अलाउड ही नहीं है, माने डिडक्शन क्या है? नॉट अलाउड है। ठीक है? आपका क्या है? नॉट अलाउड है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको कुछ करना ही नहीं है। ओल्ड के अंदर आपको डिडक्शन अलाउड है। ओल्ड के अंदर क्या है? आपको डिडक्शन अलाउड है। और मैं मान लेता हूं ये कंस्ट्रक्शन पर्पज से ही आपको लोन मिला था। ठीक है? किस पर्पज से मिला था? कंस्ट्रक्शन पर्पज से मिला था। और जो आपका ये परचेज है, ये मकान का जो परचेज है, ये आप लोग याद रखिएगा, मैं ऐसा मान के चलता हूं आफ्टर कि एक डेट में आपको दे रहा हूं। ठीक है? आप लोग मान लीजिए आफ्टर 1/4/1999 है। ठीक है? अगर आप लोग 1999 वाला केस उठाते हैं और अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन वाला केस उठाते हैं, अगर आपको याद हो कंस्ट्रक्शन वाला केस में उठाता हूं, तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना देखने को मिलेगा मेरे को? 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है? सीधी सीधी बात आपको समझ में आई होगी या नहीं आई? इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। क्लियर? ये आपको क्लियर रहा होगा। आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। यहाँ पे हाँ, ओल्ड रेजिम के अंदर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग आपका डिडक्शन अप्लाई करेंगे, माने 24B अप्लाई करेंगे, और 24B के अंदर मैंने बता दिया कितना डिडक्शन आएगा, आपका 2,000 आएगा। अब इस सवाल को कैसे करना है ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला केस है तो वही आपका फॉर्मेट बना लीजिए। सबसे पहले तो ओल्ड रेजिम का फॉर्मेट बना लीजिए और न्यू रेजिम का फॉर्मेट बना लीजिए। ओल्ड और न्यू के अंदर क्या करना है? कुछ बुनियादी फर्क आएंगी, कुछ बेसिक बातें हैं जिनका ख्याल अगर आप लोग रखते हैं तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ईजी है। बस आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा दिमाग में रखना है, प्रोविजंस को अंडरस्टैंड करना है। जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, उन पर अगर आपने गौर फरमाया ना, तो बहुत इजीली आप लोग सवाल को बना पाएंगे। वही आपका ओल्ड में पहले लिख रहा हूं, फिर मैं क्या कर रहा हूं? आपका न्यू रेजिम लिख रहा हूं। ठीक है? अब यहां पे देखिएगा,
क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली सिचुएशन है। तो अगर आपको याद हो तो अभी अभी मैंने बताया था सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली सिचुएशन के अंदर आपको इन सभी वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट कहां से शुरुआत करते हैं, नेट एनुअल वैल्यू से शुरुआत करते हैं, जिसको आप लोग NAV कहते हैं। और नेट एनुअल वैल्यू यहाँ पे कितना लेके चलते हैं हम लोग, नील लेके चलते हैं। नील बोले तो आपका 0 लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मकान किराए पे नहीं है, मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नेट एनुअल वैल्यू लिखेंगे। नेट एनुअल वैल्यू कितना है आपका, यहाँ पे भी आपका नील है, चाहे आप लोग किसी भी रेजिम की बात करें, नेट एनुअल वैल्यू तो आपका कितना रहेगा, नील ही रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, नेट एनुअल वैल्यू के अंदर से अगर आप लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं, माने आपने लेस कर दिया, कौन सा डिडक्शन आप लोगों ने अप्लाई किया, सबसे पहले मैं 24A लगाता हूं। 24A के अंदर यहां तो नील ही हो जाएगा, यहां पे भी क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। अगर आप लोग यहां पे लेस करते हैं 24B, यहां पे थोड़ा सोचने वाली बात है। ठीक है, अगर आप लोग क्या करते हैं, 24B को लेस करते हैं, अगर आपने क्या किया 24B को अगर आपने लेस किया है, 24B को आपने घटाया है, तो यहां पे क्या होता है, ओल्ड रेजिम के अंदर हमें मैक्सिमम कितनी अमाउंट आपकी डिडक्ट कर सकते हैं, 2 लाख। तो यहां पे हम लोग कितना लिख देंगे, 2 लाख। लेकिन हमने इंटरेस्ट पे कितना किया है, 2.5 लाख पे किया है, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। तो 2 लाख आ गया है यहाँ पे। और अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, न्यू के अंदर क्या होगा, न्यू के अंदर तो डिडक्शन अलाउड ही नहीं है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग फाइनली क्या लिख देंगे, आप लोग वही लिख देंगे, आपका क्या आ गया, इनकम। क्या आ गया आपका, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, कितना आया है आपका, माइनस में आंसर आ गया है, 2 लाख तक का आपको डिडक्शन देखने को मिलता, मैक्सिमम लिमिट है। यहाँ पे कितना आ गया आपका, नील आ गया। ठीक है, तो आपको इस बात का जरूर गौर फरमाना है, इस तरीके के सवालात को जरूर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। और उम्मीद करता हूं मैंने जितने भी सवाल थे उनकी क्लैरिटी आपको करने की कोशिश की होगी। कुछ बातें जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की हैं वो आपको समझ में आई होंगी। आज का क्लियर एजेंडा था कि मैं आपको क्या समझा दूं, 24B समझा दूं। 24B किस सिचुएशन में लगता है, कब लगता है, और किस तरीके के सवालात इससे जुड़े हुए आपको एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। अगली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, मैं कोशिश करूंगा एक क्लास के अंदर आपका पूरा बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करा दूं। फिर इससे अगली यानी कि जो क्लास 6 और क्लास 6 के बाद एक क्लास हो आएगी क्लास 7। क्लास 7 के अंदर तमाम बड़ी न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कराऊंगा, 10 ईयर को प्रैक्टिस कराऊंगा, एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं उनको भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स यहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी। सेशन आपको कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई कमी अगर आपको महसूस होती है तो वो आप लोग बता सकते हैं, आपके सजेशन हमारी आने वाली वीडियो को बेटर बना सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा सेशन तो कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। और अगर आप लोग BCom BBA के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर सकते हैं। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए सोल दी बेस्ट, लकीप लर्निंग।